बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स क्लास। एक्सनल ऑनलाइन एजुकेशन के फिजिक्स क्लास में आपको खुशामदीद। और ईद से पहले हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखा फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि साइंस की ब्रांचेस किस तरह हुई होती हैं। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस, फिर फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। और फिर ये भी हमने कंपेयर किया कि फिजिक्स जो है वो निस्बतन केमिस्ट्री और बायो के ज्यादा पढ़ी है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा चीजें पढ़ने को ऑफर होती है। इसमें हम एनर्जी पढ़ते हैं, इसमें हम मैटर पढ़ते हैं, इसके अंदर हम उन दोनों का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ब्रांचेस की। बेतहाशा ब्रांचेस हमने देखी थी, जो हमारी बुक में है हमने वो भी पढ़ी, जो हमारी बुक में नहीं है उनको भी हमने पढ़ा, जिनका ताल्लुक हमारे चैप्टरों से है, आगे के चैप्टर से है, लेकिन बुक में वो नहीं लिखी हुई शुरू में, तो हमने उनको भी पढ़ लिया। तो काफी ब्रांचेस हमने पढ़ी, तमाम ब्रांचेस हमने ज्यादातर ब्रांचेस देख ली थी। तो उनमें अगर किसी ब्रांच के अंदर अगर आपको दोबारा पढ़ना हो, किसी ब्रांच को दोबारा समझना हो, तो मुझे किसी क्लास में बता दीजिएगा, मैं आपको उस एक पर्टिकुलर ब्रांच को दोबारा समझा दूंगा। उसके बाद तीसरी चीज जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की इंपॉर्टेंस। आखिरी क्लास में हमने यही आखिरी टॉपिक पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स का। और मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स आपकी जिंदगी के तमाम हिस्सों के अंदर, जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट में आपकी फिजिक्स इन्वॉल्व है। फिजिक्स इन्वॉल्व है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, चाहे एटम्स हो, न्यूक्लियस हो, मैकेनिक्स हो, गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल हो, हर चीज में फिजिक्स इन्वॉल्व है। हर चीज को समझने के लिए, बेहतर काम करने के लिए उसके अंदर आपको फिजिक्स की मालूमात होना जरूरी है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक ले रहे हैं आज की क्लास में, वो आप समझ लें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि फिजिक्स के अंदर मुसलमान साइंसदानों ने क्या किरदार अदा किया है, क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ये हमारे आज का टॉपिक होगा, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। वैसे तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया है। इनमें मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, इनमें नॉन मुस्लिम्स भी आ जाते हैं। तो देखा जाए तो नॉन मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आज की तारीख में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो फिजिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर जो है वो नई नई रिसर्च कर रहे हैं, फाइंडिंग्स कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। और पुरानी हिस्ट्री में भी जाए तो पुरानी हिस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि न्यूटन होता है, सर आइजैक न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैक्स प्लांक है, जिन्होंने फिजिक्स के अंदर बेतहाशा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट को, यानी वो मुसलमान साइंसदान जिन्होंने फिजिक्स के अंदर किरदार अदा किया है। हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। ठीक है। आपको केमिस्ट्री के अंदर मुस्लिम भी पढ़ा, नॉन मुस्लिम भी पढ़ा, आपने बायोलॉजी में मुस्लिम भी पढ़ा, नॉन मुस्लिम भी पढ़ा, लेकिन फिजिक्स में हम सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट को देखेंगे। नॉन मुस्लिम की तो बेतहाशा बहुत बड़ी लिस्ट है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे आगे के चैप्टर में जो लॉज आएंगे उसमें जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट होगा, मैं उधर आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो हम मुस्लिम कंट्रीब्यूशन, मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो फिजिक्स की फील्ड में, फिजिक्स की साइंस में जो कंट्रीब्यूशन किया है, आज की क्लास में हमने उसको देखना है। तो सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से, वो है इब्नुल हैतम। इब्नुल हैशम जो है, या इब्नुल हैशम भी बोलते हैं इनको, हम इब्नुल हैतम भी बोलते हैं। इब्नुल हैशम जो है ये एक ऐसा नाम है जो आपको फिजिक्स में भी मिलता है, बायोलॉजी में भी मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा नाम है, मुसलमान साइंसदानों में काफी बड़ा नाम है। ठीक है। हमने जब बायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जब हमने मुस्लिम कंट्रीब्यूशन देखा था, वहां पे भी ये नाम आया था, इब्नुल हैशम। और इब्नुल हैशम का हमने कंट्रीब्यूशन जो पढ़ा था वो आंखों से रिलेट कंट्रीब्यूशन किया था बायोलॉजी के अंदर। फिजिक्स के अंदर इसने क्या किया, अब हम जरा फिजिक्स के हवाले से देख लेते हैं कि इब्नुल हैशम ने फिजिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन किया। सबसे पहली बात तो ये कि इसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, वही बायो मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है।
ये 4 बड़ी फील्ड्स थी जिसमें इब्नुल हैशम ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। फिजिक्स में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया इसने, मैथमेटिक्स में भी, मेडिसिन के अंदर भी यानी कि वही बायोलॉजी, और एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो स्पेस रिसर्च होती है उस पर भी इसने काफी कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद अगर हम इसकी स्पेसिफिक फिजिक्स की बात करें तो इसने किताब लिखी थी, बड़ी मशहूर किताब थी, किताबुल मनाजिर। ये किताब इसकी थी, मनाजिर मतलब मंजर, और आप मंजर को कहते हो कि मतलब देखना, विजन। तो विजन से रिलेट थी ये किताब, देखने से रिलेट थी ये किताब। यानी कि आप जानते हैं कि अगर आपको किसी चीज को देखना होता है तो आपको दो अहम तरीन चीजें चाहिए होती है किसी भी चीज को देखने के लिए, एक रोशनी और दूसरी आंख। ठीक है, तो इसने किस तरह चीजों को देखा जाता है, क्या मामला होता है चीजों को देखने के लिए, किस तरह होता है, और कौन सी दो चीजें कि ये लाइट और आंखें, ये सब इसने इस किताब में बयान की थी। अब चूंकि इस किताब में उसने देखने के मुतालिक चीजें बयान कर रहा था तो आंखों को भी बयान किया था, लिहाजा ये किताब जो है बायोलॉजी के अंदर भी अहमियत रख लेती है। बायोलॉजी के अंदर भी इस किताब का नाम है क्योंकि इस किताब के अंदर आई के स्ट्रक्चर आया था, आई के बारे में बताया था इब्नुल हैशम ने, लिहाजा ये किताब बायोलॉजी में भी आ जाती है। और फिर इस किताब में उसने लाइट के बारे में भी बयान किया था, और लाइट जो होता है वो एक एनर्जी है और वो फिजिक्स के अंदर आती है। तो ये जो किताब है ये मल्टी डायमेंशनल है। ये किताब आपको बायोलॉजी की तरफ भी लेकर जा रही होती है, ये किताब आपको फिजिक्स की तरफ भी लेकर जा रही होती है, क्योंकि इस किताब के अंदर देखना किस तरह होता है, देखा किस तरह जाता है, ये फिनोमिना बयान किया है। और देखने के लिए जो दो चीजें चाहिए, आंखें और लाइट, एक का ताल्लुक बायोलॉजी से, एक का ताल्लुक फिजिक्स से। तो ये इसकी एक बड़ी मशहूर किताब थी, किताबुल मनाजिर। इस किताब में इसने देखा कैसे जाता है, द फिनोमिना ऑफ विजन, उसको बयान किया था इसने, फिनोमिना ऑफ विजन को बयान किया था। उसके अंदर अगर आंखें आती हैं ना तो उसने आंखों को भी बयान किया, उसमें लाइट आती है तो उसने लाइटों को भी बयान किया। उसके बाद जब इसने लाइट पर सबसे ज्यादा वर्क किया था, उस पर इसने किताब भी लिखी थी, तो उसके बाद इसने एक पिन होल कैमरा भी बनाया था। पिन होल कैमरा आप समझ सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि ये सबसे पहला कैमरा था। ये जो कैमरा जो आज हमारे पास तरक्की करते हुए, जिद्दत आते हुए इसके अंदर आज ये डिजिटल हो गया है, बगैर रील के आप डायरेक्टली इसको खींच लेते हैं, आपके कैमरे जो है मोबाइलों में आ गए। तो जो स्टार्टिंग कैमरा था ना वो था पिन होल कैमरा, वो इसने बनाया था। हमारे आगे चैप्टर आएगा लाइट का चैप्टर, उसमें हम इस पिन होल कैमरा को थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। एक बॉक्स होता था, एक खाली डब्बा होता था, उस डब्बे के अंदर एक छोटा सा सुराख होता था, पिन के बराबर सुराख, इसलिए उसको कहते थे पिन होल। ठीक है, और सुराख के बिल्कुल अपोजिट साइड पे फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई होती थी, और उस सुराख के जरिए रोशनी जाती थी और फिल्म पर इमेज बन जाता था। तो ये कैमरे का एक समझ लें ब्लूप्रिंट था या एक इनिशियल सेटअप था इसने जो कैमरे का बनाया था। फिर आगे के साइंटिस्ट ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते गए, उसमें फ्रेम, लेंस करते करते आज आप देख ले आपका कैमरा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो सबसे स्टार्टिंग कैमरा जो था, जो पिन होल कैमरा था, जो बहुत ही अहमियत का आमिल है, वो भी इस शख्स ने बनाया था। उसके अलावा चूंकि ये लाइट पर रिसर्च करता था, लाइट के बारे में जानता था, तो इसने आपको लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। अब ये लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? उन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं ना, उनको आप कहते हो लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये जो बल्ब होता है ये लुमिनस होता है, इसमें से खुद रोशनी पैदा हो रही होती है। ये जो आपका सूरज होता है, सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, ये लुमिनस होते हैं क्योंकि ये अपनी अपनी खुद जो है वो लाइट पैदा कर रहे होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट पैदा नहीं करते बल्कि उन पे से लाइट टकराती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उनको आप कहते हो नॉन लुमिनस। जैसे कि चांद जो होता है वो नॉन लुमिनस होता है, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी चांद से टकरा के मुड़ के हमारी तरफ आ रही होती है, हमें लगता है कि ये चांद में से आ रही है। तो चांद एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी कोई लाइट एनर्जी नहीं होती है। तो ऐसी इसने ऑब्जेक्ट्स को इन दो कैटेगरीज में बांटा था। लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट पैदा करते हैं, और नॉन लुमिनस जो अपनी लाइट पैदा नहीं कर सकते। तो इसने आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा इसने आपको लाइट का नेचर बताया था, लाइट का नेचर, कि लाइट जो है एक एनर्जी है। ये आपको सबसे पहले इसी शख्स ने बताया था, नेचर ऑफ लाइट, कि जी लाइट जो है वो एक एनर्जी है। नहीं तो उससे पहले लाइट को क्या माना जाता था हमें नहीं पता, पता नहीं क्या कंसीडर करते भी थे नहीं करते थे। लेकिन इस शख्स ने आपको सबसे पहले बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी की एक किस्म है, लाइट का नेचर बताया था आपको। वही देख लें आप, रोशनी पे काम कर रहा है ये सारा। उसके अलावा इसने आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी दिए।
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये जो होते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये रोशनी के दो फिनोमिना होते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं टकरा के मुड़ जाना। अगर आपके घरों में जो शीशा लगा हुआ होता है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी लाइट उससे टकराती है और वापस मुड़ जाती है, इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन कहते हैं लाइट अगर एंटर हो जाए, अगर आप पानी के अंदर आप रोशनी को पानी पर इंसिडेंट करें तो पानी के अंदर रोशनी एंटर हो जाती है, इसको आप कहते हो रिफ्रैक्शन। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है पूरा, बल्कि रिफ्लेक्शन पे एक अलग चैप्टर है, रिफ्रैक्शन पे एक अलग चैप्टर है, तो हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों डिटेल में समझाऊंगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो फिनोमिना है ना, इनके लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं, दो लॉज रिफ्रैक्शन के हैं, दो लॉज रिफ्लेक्शन के। वो दोनों लॉज इस शख्स ने बताए थे, इस शख्स ने बनाए थे, ठीक है। ये भी आप देख लें, लाइट का वर्क है, तो इसका ज्यादातर स्कोप, ज्यादातर इस शख्स की जो रिसर्च रही है वो रोशनी और आंखों की तरफ रही है। हम चूंकि फिजिक्स की बात कर रहे हैं, लिहाजा हमने अपनी बात को सिर्फ लाइट तक महदूद रखा है, आंखों की बात हम बायोलॉजी में करते हैं। तो ये था इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम जो है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी का बड़ा माहिर शख्स था। इसकी एक बड़ी मशहूर किताब थी किताबुल मनाजिर, जिसके अंदर इसने विजन के जो फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन किया था, लाइट को एक्सप्लेन किया था इसने, और आइस को एक्सप्लेन किया था। लाइट के हवाले से इसकी क्या खिदमत है, क्योंकि लाइट फिजिक्स में आती है। एक तो इसने फिनोमिना ऑफ विजन आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप देखते हो, रोशनी का क्या किरदार होता है देखने के अंदर। पिन होल कैमरा इसने बनाया, ऑब्जेक्ट्स लुमिनस कौन से होते हैं, नॉन लुमिनस कौन से होते हैं, ये इसने आपको बताया। लाइट एक एनर्जी है, ये शख्स ने आपको बताया, और आपको आखिर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिया, रिफ्लेक्शन समझाया, रिफ्लेक्शन समझाया, और फिर आपको उसके लॉज दिए। तो ये था आपके पास पहला साइंटिस्ट इब्नुल हैशम। उसके बाद अगले साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारे पास नाम आ रहा है वो है अल बैरूनी। बैरूनी कहते हैं बाहर वाले शख्स को, लेकिन ये बाहर वाला नहीं था। अल बैरूनी की बात करते हैं अब हम, ठीक है जी। अब हम इसकी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। अल बैरूनी, पहली बात, अल बैरूनी की भी एक बड़ी मशहूर किताब थी, उस किताब का नाम था किताब अल कानून, किताब अल कानून अल मसूदी। किताबों के नाम आपको याद करने होंगे। किताब अल कानून अल मसूदी के नाम से किताब थी जो कि एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से थी। एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि वही स्पेस वाली जो फिजिक्स होती है, जिसमें हम स्पेस, खला, जो एस्ट्रोनोमियल बॉडीज होती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनोमियल फिजिक्स। तो अल बैरूनी की ये किताब थी, किताब अल कानून अल मसूदी, और इसने इसमें एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से बड़ा वर्क किया था। वो क्या वर्क था वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस किताब के अंदर इसकी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड मालूमात रखी थी, यानी इसका जो दिलचस्पी थी वो एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से थी। ये खला, स्पेस, चांद, सितारे, सूरज, इनके हवाले से इसकी रिसर्च काफी रही है। इसने आपको बताया सबसे पहले अर्थ का सरकमफेरेंस मेजर करके, मेजर दी सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। अब सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, जो गोल ऑब्जेक्ट होता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बना सकता हूँ, तो मैं बना देता हूँ। अब ये सपोज करें ये बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल का ये जो किनारा है जहां मैं ये पॉइंटर फेर रहा हूँ, इस किनारे की अगर आप लंबाई को नापते हो ना, इसको आप कहते हो सरकमफेरेंस, ठीक है। सपोज करें आपने यहां से नापना शुरू किया और आपने ये मेजर कर दिया, या इसको आपने खोल के तोड़ के सीधा कर लिया, कुछ भी। आप ये किनारा यहाँ से नापना शुरू करें, पूरा नाप कर जब यहाँ तक आ जाए तो इस किनारे की लंबाई को आप कहते हो सरकमफेरेंस। गोल ऑब्जेक्ट में जो आपकी बॉर्डर्स होती हैं, बाउंड्री होती है, दैट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उसको आप कहते हो सरकमफेरेंस। तो इसने आपको अर्थ जो है आपको पता है स्फेयर है, गोल है, तो इसने आपको अर्थ का सरकमफेरेंस नाप के दिया था, और बिल्कुल करेक्ट नाप पता है इसने अर्थ का सरकमफेरेंस, तो इसने आपको अर्थ का सरकमफेरेंस नाप के दिया। उसके बाद इसने डिस्कस द मूवमेंट ऑफ अर्थ, सन एंड मून, मूवमेंट ऑफ अर्थ, सन एंड मून। ये जो हमारा सूरज है, अर्थ है और सन है, इनके मूवमेंट के बारे में इसने काफी जो है अपनी इस किताब में ना, किताब अल कानून अल मसूदी में इसने काफी डिटेल लिखी कि जी अर्थ किस तरीके से मूव कर रहा है, गोल मूव कर रहा है, सन मूव नहीं करता। एक जमाने में ये ख्याल किया जाता था कि जी शायद सन मूव करता है, तो अर्थ, इसने बताया कि नहीं जी अर्थ मूव करती है, फिर चांद मूव कर रहा होता है। तो ये जो अर्थ सन की मूवमेंट है उसको इस शख्स ने डिस्कस किया था अपनी इस किताब के अंदर। उसके अलावा इसने आपको कैलकुलेट की डेंसिटीज कैलकुलेट करी, काफी मेटल्स की डेंसिटीज ऑफ मेटल्स, काफी मेटल्स की डेंसिटीज को इसने आपको कैलकुलेट करके दिया था। ये कंट्रीब्यूशन इसका केमिस्ट्री के हवाले से भी माना जाता है, फिजिक्स के हवाले से भी माना जाता है, क्योंकि दोनों फील्ड के अंदर हम मैटर को पढ़ सकते हैं।
लिहाजा इसने जो है बहुत सारे मेटल्स की आपको डेंसिटीज कैलकुलेट करके दी थी। इसके अलावा इसने आपको गिव द मेथड ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम करने का मेथड बयान किया था इसने, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। इसने आपको एक तरीका बताया था, एक जिसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। आपने अक्सर देखी होगी अर्थ हमारी जो होती है, दुनिया जो होती है, अक्सर आपने उसका मैप देखा होगा, तो आपने पूरी जो अर्थ का मैप होता है उसमें आपने लाइनें लगी हुई देखी होंगी, लंबाई में भी लाइन होती है, चौड़ाई में भी लाइन होती है। इन लाइन्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसके जरिए से हम किसी भी एक खास जगह का ना, आप कह सकते हैं उसकी जगह की लोकेशन पता कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड पे हम देख लेते हैं वो कहाँ पर है, लैटिट्यूड पे कहाँ पर है, आपने सुना होगा 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। ये सब होती है टर्मिनोलॉजी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और इसके जरिए आप किसी भी एक जगह की जो लोकेशन होती है ना उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का तो पूरा सारा मैकेनिज्म है, ये सारा मेथड जो है, ये अल बैरूनी ने आपको बता के दिया था, बना के दिया था। ये भी जाहिर बात है वही एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से हो जाता है। उसके बाद आपको इसने एक बहुत ही बड़ी बात बताई थी, वो ये कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि इसके दौर से पहले ये माना जाता था कि जी इन दोनों की रफ्तार सेम है। इसने आपको बताया कि नहीं जी, रोशनी की रफ्तार ज्यादा होती है, साउंड की रफ्तार जो है वो कम होती है, यानी कि रोशनी की आवाज रफ्तार जो है वो ज्यादा है, आवाज की रफ्तार जो है वो कम है। तो ये इसने एक बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन की थी। इसने आपको बताया था कि साउंड की जो रफ्तार होती है वो लाइट की निस्बत कम होती है। तो ये हमारे पास था कंट्रीब्यूशन ऑफ द अलबैरूनी। अलबैरूनी ने एक किताब लिखी, किताब अल कानून अल मसूदी, जिसके अंदर एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से काफी उसने रिसर्च करी थी, उसको लिखा था उसने। इसने आपको अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर करके दिया था, इसने आपको अर्थ, सन और मून की जो मूवमेंट है उसके बारे में बताया आपको। काफी मेटल्स की इसने डेंसिटीज कैलकुलेट करी। इसने जो किसी भी जगह को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो इसने निकाला था, मेथड निकाला था वो पूरा। इसने आपको आखिर में ये बताया कि जो स्पीड है लाइट की वो साउंड की स्पीड की निस्बत ज्यादा होती है। तो हो गए जी ये साइंटिस्ट। अब हम बात करते हैं अगले की। अब इन दोनों को मैं हटा रहा हूं, अगले की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है याकूब किंदी। याकूब किंदी के बारे में बात करते हैं अब हम जरा। याकूब किंदी ने पहली बार रिसर्च मोनोग्राफ बनाए थे काफी चीजों पर, रिसर्च मोनोग्राफ्स बनाए थे काफी चीजों पर उसने रिसर्च। मोनोग्राफ किसे कहते हैं? एक रिसर्च पेपर कह लो आप, यानी किसी भी चीज के बारे में आपने तहकीक करी और एक पेपर में उसको लिख दिया, इसको आप कहते हो मोनोग्राफ। ठीक है, रिसर्च मोनोग्राफ। आपने किसी भी चीज के बारे में तहकीक करी और आपने एक पेपर तैयार कर लिया। मोनो मतलब एक, ग्राफ पेपर को कह देते हो आप, रिसर्च से मुराद मालूमात होती है। तो इसने काफी चीजों पर, मेट्रियोलॉजी पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, टाइड्स वगैरह पर, ये जो लहर होती है इन पर इसने काफी रिसर्च करके इन पर मोनोग्राफ बनाए थे। और फिर उन रिसर्च के जो मोनोग्राफ थे उनको आगे के साइंटिस्ट ने उनको स्टडी किया, उनको काफी हेल्प मिली, और उन मालूमात में फिर उन्होंने आगे आगे पूरी पूरी किताबें लिखी, पूरी पूरी रिसर्च को आगे बढ़ाया। तो इसने जो है काफी टॉपिक्स पर, काफी चीजों पर बहुत सारे मोनोग्राफ तैयार किए थे, रिसर्च के मोनोग्राफ तैयार किए थे। उसके अलावा इसने मेथड निकाला था टू एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हमारे म्यूजिकल नोट्स किसे कहते हैं? हमारे यहाँ जो होते हैं ना, गिटार बजाते हैं आप, गिटार और वायलिन और सितार और ढोल, इनको आप कहते हो म्यूजिकल नोट्स। ठीक है। अब इन म्यूजिकल नोट्स में काफी फर्क होता है। अब आप देख लो ना, आप गिटार बजाते हो और आप वायलिन बजाओ, दोनों स्ट्रक्चर के तबार से बिल्कुल एक जैसे हुए हैं। दोनों गिटार आप देख लो, गिटार देखो, वायलिन देखो, एक जैसा दिख रहा होता है, लेकिन इनकी आवाजों में फर्क होता है। आप गिटार से जब आवाज पैदा करोगे उसकी एक अलग साउंड है, कोई भी सुनेगा वो बता देगा कि ये गिटार का नोट है। इसी तरह अगर आप एक वायलिन से म्यूजिक पैदा करोगे तो जो भी शख्स सुन रहा होगा वो ये बता देगा कि इट इज अ वायलिन नोट, ये वायलिन का नोट है। तो ये जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं इनमें फर्क है। ठीक है, स्ट्रक्चर के तबार से ये जैसे भी हो, आप गिटार अमेरिका का बना हुआ या चाइना का बना हुआ, एक ही जैसी आवाज पैदा करता है। तो ये जो हमारे पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, इनमें फर्क होता है, और ये फर्क कहाँ पर होता है? इनकी फ्रीक्वेंसीज पर होता है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसीज की वजह से। अब ये जो गिटार से आवाज पैदा होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और जो वायलिन से आवाज पैदा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इन फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट होने की वजह से ये आपको अलग अलग सुनाई दे रही है। आप देखो ना, इंसान का जो मर्द का गला होता है उसमें भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं, औरत का गला होता है उसमें भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों के वोकल कॉर्ड्स जब बजते हैं तो अलग अलग आवाज पैदा होती है।
मर्द की आवाज जो होती है वो थोड़ी भारी होती है, औरत की आवाज जो होती है वो थोड़ी पतली होती है। तो ये कहाँ है ये फर्क? ये जो म्यूजिकल नोट्स में फर्क आ रहा है, ये फर्क होता है फ्रीक्वेंसीज पर। मर्द की आवाज की फ्रीक्वेंसी जरा कम होती है, इसलिए भारी होती है। औरत की आवाज की फ्रीक्वेंसी जरा ज्यादा होती है, इसलिए वो पतली चुभती हुई होती है, कान के एक पर्दे से घुसती है और दूसरे पर्दे से निकल आती है। तो ये जो हमारे पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इनके अंदर फर्क होता है फ्रीक्वेंसीज का, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये सारा तरीकाकार आपको किंदी साहब ने बताया था, यानी कि किंदी साहब ने बहुत सारे म्यूजिकल नोट्स को फ्रीक्वेंसीज के एतबार से बयान किया था। ठीक है। उसके बाद एक और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि इन्होंने साउंड का नेचर बताया था हमें। जिस तरह हमें इब्नुल हैसम ने बताया था नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट एक एनर्जी है, इसी तरह याकूब किंदी ने बताया आपको नेचर ऑफ साउंड, कि साउंड भी एक लाइट की तरह एनर्जी होती है। ठीक है। तो आपको इब्नुल हैसम ने बताया नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर बताया कि लाइट एक एनर्जी है। इसी तरीके से आपको किंदी ने बताया नेचर ऑफ साउंड, कि साउंड का नेचर क्या है, साउंड एक एनर्जी है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे याकूब किंदी। याकूब किंदी ने काफी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रिसर्च की थी, मोनोग्राफ तैयार किए थे। इन्होंने म्यूजिकल नोट्स को फ्रीक्वेंसीज के एतबार से बयान किया था, एक्सप्रेस किया था, और इन्होंने साउंड का नेचर बताया था कि साउंड जो होती है वो एक एनर्जी की किस्म है, बिल्कुल लाइट की तरह। और जो बीच में आए थे अल-बेरूनी, उन्होंने आपको बताया था कि साउंड की स्पीड जो है वो लाइट की निस्बत कम होती है। अब ये तो थे हमारे पास 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, ये हमारे पास सिलेबस में। इनके अलावा भी यकीन माने बेताशा है, बहुत सारे और मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन हम अपने वही उन्हीं तक स्टक रहते हैं जो हमारे बुक के अंदर है। तो हमारे बुक में ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे, हमने इन तीनों के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन को देख लिया। और नॉन मुस्लिम हमारे पास इस बार इस चैप्टर में नहीं है, आगे जाके जो चैप्टर आगे जाके जिन चैप्टरों में जो नॉन मुस्लिम आएगा उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। अब इन 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद अगले जो 2 मुस्लिम साइंटिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी एक खास बात और है, वो ये है कि वो ना सिर्फ मुस्लिम है बल्कि पाकिस्तानी भी है। ठीक है। तो अब जो 2 साइंटिस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर मुस्लिम एज वेल एज पाकिस्तानी। एक है डॉक्टर अब्दुल सलाम, अरे भाई ये डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है। तो ये पहली बात, एक मुस्लिम और दूसरा एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। ठीक है, बहुत ही कम होता है पाकिस्तान के अंदर आपको कोई एक अच्छा साइंटिस्ट मिल जाए, तो अब्दुल सलाम एक थे। एक बात। दूसरी बात, ये पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। नोबेल अवार्ड मिला हुआ है इनको, नोबेल प्राइज कह लें, नोबेल अवार्ड कह लें इसको। नोबेल अवार्ड क्या होता है? ये साइंस कम्युनिटी में सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे फिल्मों के अंदर होता है फिल्म फेयर, अंग्रेज की जो फिल्में होती है हॉलीवुड, उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो माना जाता है ऑस्कर को। क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो वर्ल्ड कप होता है। इसी तरीके से हमारी ये जो साइंस की फील्ड होती है, इसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ना, वो माना जाता है नोबेल अवार्ड। तो ये वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिसको नोबेल अवार्ड मिला है, अब्दुल सलाम। इनको नोबेल अवार्ड किस बात में मिला था? इनकी एक रिसर्च की थी और उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, GUT, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। मैं नाम लिख देता हूँ पूरा, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। इस थ्योरी को पेश करने पर इनको ये अवार्ड मिला था। खैर ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 2-3 और साइंटिस्ट थे, तो 2-3 साइंटिस्ट, तीनों को जो है ना ये अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड। तो इन्होंने, अब्दुल सलाम ने मजीद 2-3 साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक बड़ी थ्योरी पेश की थी, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। उस थ्योरी की बिना पर इनको नोबेल अवार्ड मिला हुआ, और यूं ये वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिनको एक नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी है क्या? ये तो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाके पढ़ोगे ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी को। यहाँ पर इस थ्योरी का तो नाम आया हुआ है, इसके अलावा इस थ्योरी को किसी भी चैप्टर में, ना यहाँ पे, ना फर्स्ट ईयर में, ना सेकेंड ईयर में, कहीं पर भी ये नहीं है। ये आपको सेकेंड ईयर आगे बहुत हायर ग्रेजुएशन लेवल पे मिलती है। ये थ्योरी असल में हमें यूनिवर्स की फोर्सेस के बारे में बताती है। हमारी जो कायनात है, ये कायनात जब बनी थी, एक नुक्ते से स्टार्ट हुई थी बनना, उसके बाद जो फोर्सेस बनी थी उस सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। एक नुक्ते से जब कायनात बनी तो सब ना एनर्जी थी ना मैटर था, तो किस तरह एनर्जी बनी, किस तरीके से 4 फोर्सेस थी पूरी कायनात में, दैट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट प्रोसेस। तो इस थ्योरी की बड़ी इज्जत है, उस थ्योरी की बड़ा नाम है। इसको पेश करने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल अवार्ड मिला है। अपने ये रहते तो पाकिस्तान में थे, लेकिन आखिरी वक्तों पे ये इटली में जाके रहने लग गए थे। इटली में इनका इंतकाल हुआ, ये शायद दफन भी इटली में ही है। और इन्होंने वहां इटली के अंदर एक इदारा बनाया था, इंटरनेशनल सेंटर
फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। कहाँ बनाया था ये इन्होंने? इटली में। ये एक इदारा इन्होंने वहां पे बनाया हुआ है, ये भी एक इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इटली मुल्क के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा इदारा बनाया हुआ है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। वहां पर फिजिक्स की काफी रिसर्च होती है, काफी मालूमात होती है, पढ़ाया भी जाता है। तो ये हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट है, तो वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिनको नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। किस बिना पर मिला था इनको? इस थ्योरी की बिना पर, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी GUT के तहत की वजह से इनको ये नोबेल अवार्ड मिला था। और तीसरा कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने इटली में एक इदारा बनाया हुआ है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से। इसके अलावा जो हमने अगला साइंटिस्ट पढ़ना है वो भी अब्दुल सलाम की तरह ना सिर्फ मुस्लिम है बल्कि पाकिस्तानी है। उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये तो आप जानते होंगे, अब्दुल कदीर खान। इनको तो हर पाकिस्तानी जानता है। ये भी अब्दुल सलाम की तरह ना सिर्फ एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे बल्कि ये एक पाकिस्तानी, बड़े मशहूर पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी है। ये मेट्रोलॉजी के अंदर इनका जो है वो काफी नाम था। उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया है। ये जो हमारे पास पाकिस्तान के पास इस दुनिया में 7-8 मुल्क है जिनके पास एटम बम है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल के पास क्लेम नहीं है लेकिन है, और अमेरिका। तो ये जो हमारे पास पहले 5 थे, फिर पाकिस्तान, इंडिया ने बनाया था, फिर पाकिस्तान ने जब बनाया था ना न्यूक्लियर स्टेट, तो पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर वेपन है, ये तो एटॉमिक बम है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एक टीम ने बनाया था। और उस पूरी टीम को ये लीड कर रहे थे। ये बहुत बड़ा नाम था उस पूरी टीम के पीछे, इनकी सारी सोच थी, इनका सारा आइडिया था। तो हम कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया है। इस वजह से इनको कोई नोबेल अवार्ड तो नहीं मिलेगा क्योंकि नोबेल अवार्ड तो इंटरनेशनल मिलता है, लेकिन इनको पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज दिया था, और हिलाल इम्तियाज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो पाकिस्तान ने इनको, चूंकि इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया था, पाकिस्तान का दिफा बड़ा मजबूत हुआ था, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इनको हिलाल इम्तियाज, जो इनका अवार्ड होता है, बहुत बड़ा अवार्ड है, वो अवार्ड दिया था, हिलाल इम्तियाज। इसके अलावा एक हमारे पास पाकिस्तान में एक इदारा था, इंजीनियरिंग, मैं नाम लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज। ये एक इदारा था, पहले इसका नाम ये था इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज। इसका नाम फिर इनके एजाज में रीनेम किया गया, चेंज किया गया, और इसका नाम रख दिया गया AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी। इनके नाम पे AQ मतलब अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये एक पाकिस्तानी और मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया। पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है वो इन्होंने, इनकी काबिशों से बना था। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी इस खिदमत के एवज इनको हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा इदारा था, रिसर्च लेबोरेटरीज थी, इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से, उनका नाम चेंज करके AQ खान रिसर्च लेबोरेटरीज रख दिया गया। तो वहाँ पे ये वेपन्स और ये जो हमारे मिसाइल्स होते हैं, एटम बम होते हैं, उनकी रिसर्च, उनकी बनावट, उनकी थिंकिंग के बारे में काम होता है। तो ये उनके इदारा में, अब तो ये रिटायर्ड है, अब तो ये रिटायर हो गए, लेकिन काफी बड़ा नाम है। तो हमने पाकिस्तान में बहुत ही सुना है, 98 के अंदर इन्होंने एटम बम बनाया था। तो ये हमारे पास था कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। फिजिक्स की फील्ड के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किरदार अदा किया। तो आपने 3 मुस्लिम साइंटिस्ट देखे और 2 ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट देखे जो पाकिस्तानी भी थे। इब्नुल हैसम आप देख लें, उसने लाइट के बारे में काफी रिसर्च की है, लाइट फिजिक्स का टॉपिक होता है। बैरूनी को आप देखें तो उसने एस्ट्रोफिजिक्स, सरकमफेरेंस, अर्थ सन की मूवमेंट और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारा फिजिक्स का टॉपिक होता है, तो इसका नाम भी फिजिक्स में आ जाता है। किंदी साहब को देखेंगे तो किंदी साहब ने जो म्यूजिकल नोट्स एक्सप्रेस किए थे फ्रीक्वेंसीज की बिना पर, या जो रिसर्च मोनोग्राफ बनाए थे, या फिर वो साउंड का जो नेचर बताया था, तीनों टॉपिक सब फिजिक्स का होता है, साउंड सब फिजिक्स का है, याद यूं फिजिक्स का नाम होता है। अब्दुल सलाम ने जो GUT बनाया है, ये भी स्पेस से मुतालिक थ्योरी है, लिहाजा ये भी फिजिक्स में आ जाती है। और अब्दुल कदीर खान ने जो एटम बम बनाया, तो एटम बम का जो प्रिंसिपल होता है वो भी एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला टॉपिक होता है, उसमें भी एटम, न्यूक्लियस के सारी मामलात होते हैं, और वो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये हमारे पास था कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है ये खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आज फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो मेन टॉपिक्स आए थे, अब जरा हम थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से मेन टॉपिक्स आए थे। सबसे पहले आया हमारे पास फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स। मैंने आपको बताया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी
एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है हम उसको पढ़ते हैं। फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आई हमारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसके अंदर मैंने आपको बेतहाशा ब्रांचेस बताई हैं, लेकिन आप खाली याद वो ब्रांचेस करिएगा जो आपकी बुक में दर्ज है, ठीक है। ऑप्टिक्स आपकी बुक में नहीं है, थर्मोडायनामिक्स आपकी बुक में नहीं है, तो उनको याद मत करिएगा। क्योस्टिक आपकी बुक में नहीं है, वो सिर्फ समझाने के हवाले से था। आप अपनी बुक में देखिएगा जो ब्रांचेस आपको बुक में मिले सिर्फ उन्हीं को याद करिएगा। मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, प्लाज्मा फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है। तो इन ब्रांचेस को याद करेगा। आपने ये तमाम ब्रांचेस पढ़ी थी, ए टू जेड जितनी भी मेरे पास जहन में मेरे ब्रांचेस थी मैंने आपको सब बताई थी। किसी भी ब्रांच के बारे में कभी भी कुछ पूछना हो तो मुझसे किसी भी क्लास में पूछ लिएगा। ये वाली ब्रांच दोबारा बता दें, ये वाली ब्रांच, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मेन ब्रांचेस भी मैंने आपको बताई थी साइंस की, कि साइंस की दो मेन ब्रांचेस होते हैं, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस में दो ब्रांचेस आ जाती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन वो सब चीज समझने का था, उसको याद मत करिएगा। मैं आपको यहाँ पे याद करने वाले टॉपिक बता रहा हूँ। फिजिक्स की डेफिनेशन याद करिएगा, जो आपकी बुक वाली ब्रांचेस है वो याद करिएगा। उसके बाद आप इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ा था, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में भी मैंने तकरीबन पूरी एक क्लास लगाई थी, आपको पूरी इंपॉर्टेंस बताई थी, आपको काफी इंपॉर्टेंस। आप सिर्फ 5 पॉइंट बना के याद कर लिएगा, मैं आपको नोट सेंड करूंगा, आप उसमें से कोई से भी 5 पॉइंट याद कर लिएगा। ये भी सवाल बनता है, ये भी आता है, तो ये भी याद करिएगा कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने तो बेतहाशा बातें करी थी ना, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई से भी 5। उसके अलावा आपने ये कॉन्ट्रीब्यूशन याद करने हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पांचों साइंटिस्ट के याद करिएगा आप, ठीक है, पांचों साइंटिस्ट के, यानी कि वो जो 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इब्नुल हैसम, अल बैरूनी और याकूब किंदी, उन तीनों को भी, और ये जो 2 मुस्लिम पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, अब्दुल सलाम और अब्दुल कदीर, इन दोनों को भी। ये पांचों साइंटिस्ट को याद करिएगा। सबों में आप 3-3, 4-4 कॉन्ट्रीब्यूशन बस याद कर लेगा, बहुत है, ठीक है। तमाम पे पांचों के आप 3-3 कॉन्ट्रीब्यूशन याद कर लेगा, बहुत है। दो साइंटिस्ट दे देते हैं, कभी नाम के साथ बता देते हैं, ये कभी मुस्लिम पाकिस्तानी कह के बता देते हैं। अगर मुस्लिम पाकिस्तानी कहेंगे तो आपने अब्दुल सलाम और अब्दुल कदीर लिखना होता है। अगर आपको मुस्लिम बोलते तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप पांचों में से किसी को भी लिखते हैं। तो पांचों को याद करिएगा, पांचों के आप समझ लेंगे 2-2, 3 से 4 पॉइंट्स आपने याद करिएगा। ये है आपके पास पूरे चैप्टर की समरी। उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में आपको शायद एरर नजर आए, एरर का टॉपिक नजर आएगा, लेकिन एरर का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर में भी है। फर्स्ट चैप्टर में खामखाई दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में आना चाहिए असल में, तो हम सेकंड चैप्टर में जब आएगा हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। एरर का ताल्लुक जाहिर बात है मेजरमेंट से होता है, तो हम वही मेजरमेंट पढ़ रहे होंगे, तो उसी दौरान एरर जब आएगा तो हम वहां पढ़ लेंगे। यहाँ पर उसका यूजलेस है, ठीक है। तो ये एरर जो है एक ऐसा टॉपिक है जो 2 दफा है, यहाँ पर भी है, सेकंड चैप्टर में भी, तो हम सेकंड चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं आज इंशाल्लाह आपको इस फर्स्ट चैप्टर के नोट सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप वो फर्स्ट चैप्टर के नोट देख लीजिएगा, और उसमें से ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये अलग-अलग सवाल बने हुए होंगे चारों टॉपिक से, आप ये टॉपिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, हाथ के हाथ इसको याद करके वाइंड अप करके रखो, इसको बर्डन मत बनाना। ये मत करना कि जी आपने एक चैप्टर कर लिया, इसमें तो है ही 4 टॉपिक, चलो दूसरा होने दो, दूसरे के साथ मिला के इसको याद कर लूंगा, नहीं, बर्डन बन जाता है इस तरह। ऐसा नहीं करिएगा। आप अभी ये 4 टॉपिक्स हैं, नोट्स आएंगे आपके पास, आप इन 4 टॉपिक्स को हाथ के हाथ, एक दो छोटे से हैं, यकीन माने आपने समझा है ना, फिजिक्स की तो डेफिनेशन आपको वैसी याद हो गई होगी, ब्रांचेस भी वैसी याद हो गई होंगी, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इनको हाथ के हाथ याद कर लिएगा, 1 से 2 दिन में आप याद कर लेंगे। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर चल रहा होगा, चैप्टर नंबर 2, उसमें भी जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप उसको, तो हर चैप्टर को आहिस्ता आहिस्ता याद करते हुए जाओगे, तो ये 19 चैप्टर, जैसे मैं पहली क्लास में कहा था, 19 चैप्टर एक साथ नहीं याद कर सकते, इम्पॉसिबल है। एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, याद करके जाओ, ये आसान है, ठीक है। तो बस आप यूं समझ लो कि आपके सामने प्लेट आ गई है खाने की, एक एक चमचा खाते जाओ, तो आप पूरी प्लेट खा लोगे। अगर आप इस चक्कर में बैठे रहो कि जी मैं पूरी एक साथ प्लेट खाऊंगा, ठंडी होने दो, पूरी एक साथ मुंह खोलूंगा, पूरी प्लेट अंदर कर लूंगा, इम्पॉसिबल है। हम गाय थोड़ी है, ये तो गाय कर सकती है भाई, हम तो नहीं कर सकते। हम किस तरीके से खाते हैं खाना, एक एक चमचा। तो बस इसी तरीके से आप याद भी करो। आपके पास पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आप पहले चैप्टर को याद करो, वाइंड अप, पहला चैप्टर को बात में बीच बीच में रिवाइज करते रहो इसको,
ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके भी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप उसमें से भी जो जो टॉपिक पढ़ते जाओ, हाथ के हाथ उसको याद करते जाओ। मैं आपको एक साथ 2 चैप्टर के भेज देता हूँ नोट्स, आप दूसरे चैप्टर में भी जो जो टॉपिक पढ़ते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, मैं आपको बताते जाऊंगा इसमें से क्या याद करना है, आप वो हाथ के हाथ याद करते जाइएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं।